हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। मैं आपका रवि सर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज मैं आपसे इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहा हूँ और हम आज इसमें देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान के पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बात करेंगे। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अंग्रेज आए और इन्होंने इंडिया में कैसे पॉलिटिकल सत्ता को अपनाया। ये तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे और यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो पॉलिटिकल सत्ता को अगर हम अपने हाथ में ले लें तो हम अपने मन चाहे तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इन्होंने यहीं से हमारे इंडिया में क्या होता है कि संविधान की जो अवधि होती है यहीं से स्टार्ट होता है सारा कुछ सिस्टम। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्या है जी, ये आप ल्यूसेंट की बुक साथ में लेकर बैठे हैं और ल्यूसेंट की बुक में जो कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन किया और मैं आपको साथ में हम छोटे छोटे लेक्चरों में इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इसके लिए जो लॉ हैं अंग्रेज़ों ने पास किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बाद हम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। तो उससे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें होंगी, आप में ही इसके साथ हिस्ट्री भी क्लियर होगी और प्लस आपका क्या होगा कि पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको समझ आएगा। तो जो स्टूडेंट प्लीज़ इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल पर कुछ वीडियो पहले भी हैं उसको देखें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको दोबारा नहीं बोलूँगा क्योंकि अच्छा लगे तो आपको लाइक करें, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट वर्क इज़ वर्शिप, हमें तो पढ़ाना ही है, बाकी आपकी मर्ज़ी है क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप हमें अपनी वीडियो को लाइक कर देते हैं तो आपके थोड़े से मोटिवेशन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो किसी भी टीचर्स की देखें प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। तो आपका उसमें कुछ नहीं जाने वाला है, जस्ट उसको मोटिवेशन मिलता है क्योंकि इस सभी को बनाने में बहुत टाइम लगता है जी। थैंक यू फॉर। आगे देखते हैं अभी लेक्चर और स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, पहला यहाँ से मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और साथ में आपको अगर अपनी बुक में आप निशान लगाना चाहते हो, आप नोट्स बनाना चाहते हो तो उसमें बना सकते हो। एक थोड़ी सी थीम को समझना है कि पॉलिटी में हुआ क्या था और कैसे ये अंग्रेज़ों ने सब कुछ अपने हाथों में हथियाया, ये सी चीज़ों को कैसे हमने। देखो जी, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, पहले हम यहाँ से बात करते हैं कि इंडिया में ये आने का मकसद क्या है। इंडिया में ये आए थे कहाँ से। इंडिया में देखो, आपको शुरू से क्वेश्चन बताता हूँ पहले हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। देखो जी, 1600 ईस्वी में इंडिया में राज कर रहे हैं जी अकबर, ठीक है जी। और इंग्लैंड में रानी राज कर रही है, इसका नाम है एलिज़ाबेथ। तो उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई और उस टाइम पे क्या था कि इन्होंने वास्को डी गामा, जो आपको पता है पुर्तगाल, पहले पुर्तगाल वाले आते हैं, वो 1498 ईस्वी में इंडिया में आए थे पुर्तगाल। उसके बाद उनके पीछे डैनिश, डच और फिर आए गए ब्रिटिश, उसके बाद आए थे फ्रांस वाले। तो ब्रिटिश ने ये सभी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना कर आए थे क्योंकि यूके के जो यूके देश है उसके ईस्ट में पड़ता है इंडिया। तो इंडिया में व्यापार करने के लिए ईस्ट में आना पड़ा। तो ईस्ट में जितने भी देश थे तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम ही रख दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह सभी देशों की अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें सबसे सफल कंपनी हुई ब्रिटिश की, क्योंकि इन्होंने ही पॉलिटिकल जो पावर्स थी अपने हाथ में ले ली। तो ये इंडिया में कम से कम 200 साल राज करके गए हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम इसके बारे में। तो अब इसके में पढ़ते हैं कि आपको क्वेश्चन आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ इंग्लैंड के अंदर, तो उस टाइम पे इंडिया में राजा कौन था, अकबर। अब आपने एक क्वेश्चन ये याद रखना है। उसके बाद वहाँ पे जब इंडिया में, तो पहले ये ट्रेडर बन के आते हैं, ट्रेड करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आके कम से कम 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में ये इंडिया में आते हैं, जब थॉमस रो और ये जब इंडिया में आता है तो जहांगीर से मिलता है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो दीवानी राइट्स लेने की कोशिश करता है। तो उस टाइम पे तो इनको नहीं दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ये व्यापारी बस्तियां बनाकर रहते हैं। तो प्लासी की लड़ाई 1757 की और 1764 वाली लड़ाई के बाद ही इनको पॉलिटिकल सत्ता इनके हाथ में लगती है और उसके बाद ये अपने तरीके से कानून बनाते हैं। तो इन 150 सालों के अंदर इन्होंने सिर्फ व्यापार किया है।
जो एक्चुअल में जो स्टार्ट होने वाली कहानी है वो 1757 से लेके 1947 तक, ये 200 साल के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये व्यापार कर रहे थे ओनली जस्ट। आइए जी अब स्टार्ट करते हैं। देखो अंग्रेज, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। देखो जी, इंडिया में लास्ट जो मुग़ल बादशाह थे वो थे औरंगज़ेब। इससे पहले आपको पता है बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगज़ेब। इन 6 ऐसे बादशाह हैं इंडिया में, इनके होते हुए किसी ने हमला करने की ज़रूरत नहीं की थी। इसके बाद वाले राजा तो कहते हैं भोंगी विलास के थे, ऐसे कोई राजा ही नहीं थे जिन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता को किसी और को दे बैठे, अपनी लालच, क्योंकि अपने अंदर ही सत्ता को लेने के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ की, आर्मी को उधर लगाया, अपने अंदर ही डिवाइड कर दिया। तो इसका फ़ायदा बाहर वालों ने उठा के और इंडिया को कब्जा कर लिया गया। तो ये जो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, औरंगज़ेब की कंडीशन बता रहा हूँ कि औरंगज़ेब जब लास्ट में जब 1917 में इसकी मृत्यु होती है तो उस टाइम पे इंडिया 20 राज्यों में डिवाइड था कम से कम। तो उसमें 20 सूबे थे उस टाइम पे, और सबसे अच्छा सूबा था जो था बंगाल। बंगाल में जो अली वर्दी खां, मुर्शिद कुली खां वगैरह, ये हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ये राज कर रहे होते हैं। उसका बेटा होता है सिराजुद्दौला। ठीक है जी। तो ये 20 सूबों के अंदर ये 20 सूबे क्या करते हैं, सेंटर में बैठी जो मुग़ल आर्मी है उसको क्या करते हैं, ये टैक्स भेजते रहते हैं। तो भेजते रहते, जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है उस दिन से बंगाल के जो नवाब थे इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। अब बात क्या होती है कि आपको ये तो पता ही है कि जो अंग्रेज़ हैं ये कोलकाता की साइड से आके बैठते हैं और यहाँ पे बंगाल में एंटर करते हैं। तो ये क्या करते हैं इन्होंने, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कोलकाता से आके स्टार्टिंग करते हैं कब्जा करना, बट इन्होंने इससे पहले फरमान लिया हुआ था दिल्ली में से, औरंगज़ेब के जो बेटा था उसका बेटा, तो वो कौन था, फ़ारूक शीर। फ़ारूक शीर ने उनको कर मुक्त व्यापार करने का, मतलब टैक्स फ्री जो आपने व्यापार करना है, ट्रेड करना है, उसके लिए इन्होंने एक फरमान लिख कर दे दिया था जिसका नाम था दस्तक। दस्तक क्या करते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यूज़ करती थी क्या करने के लिए, टैक्स जो हमें सामान मिलता था उसके ऊपर जो टैक्स लगता था, भारतीय कर जो लगते थे उसको, उससे ड्यूटी फ्री हो जाता था और ये सामान ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ता मिलता था। यही जाके ये यूरोप के बाज़ारों में बेचते थे और वहाँ पे ये करोड़ों रुपए कमाते थे। ठीक है जी। अब ऐसे सिस्टम चल रहा है। अब औरंगज़ेब की तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फ़ारूक शीर है वो बैठा है, वो भोंगी विलास का है। अब जब ये राजे, उसके बाद जिसको बोलते हैं टेल एंडर, 7 राजे आते हैं इसके बाद, औरंगज़ेब के बाद। ये ऐसे राजे नहीं हैं कि इनके अंडर कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये 20 सूबे में से सबसे पहला सूबा है जो क्या करता है कि बंगाल जो होता है ये अपने वादे से मुकर जाता है और ये क्या करता है कि दिल्ली में टैक्स देना बंद कर देता है और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है बंगाल। ठीक है जी। आई होप कि तो आपको समझ आ गया होगा। अब बंगाल जब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहा है तो अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, बंगाल में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, दस्तक का यहाँ पे गलत यूज़ कर रहे हैं। अब दस्तक का यहाँ पे गलत यूज़ कर रहे हैं तो नवाब, यहाँ का जो नवाब है ये बोल रहा है कि ये दस्तक तो चलता ही नहीं है, दस्तक क्या चीज़ है, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप से हमने लिखवाया दिल्ली में से, और वो थे मुग़ल। तो वो कहते हैं कि मैं मुग़लों को मानता नहीं हूँ, और ये दस्तक का इशू जो होता है ये आगे जाके इतना बढ़ जाता है जिससे क्या हो जाती है 1757 की लड़ाई। आई होप कि 1757 की जो लड़ाई है उसका मेन मुद्दा जो होता है वो दस्तक बनता है, क्योंकि ये दस्तक का अंग्रेज़ गलत यूज़ करना चाहते हैं और नवाब इसको करने नहीं देता है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच में, नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हो जाती है। और जिसके कारण ये जब चीज़ पता लगती है कि गलत यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि जो प्लासी की लड़ाई थी ये एक्चुअल लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ धोखे की लड़ाई थी। इसमें एक कारण था, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कारण ये था कि सिराजुद्दौला को पता लगता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसने क्या करता है, इसके चाचा के लड़के को पहले मरवाया, उसके बाद इसने मौसी जो थी बेगम थी उसको भी डेथ किया, पर अपने सेनापति भी क्या था, ये भी इसके खिलाफ साजिशें रच रहा था। तो इसने मीर जाफ़र जो इसका सेनापति था उसको क्या कर दिया, डिमोशन कर दिया, और उसके नीचे जो सेनापति था उसका नाम मीर मदान, उसको क्या बना दिया, सेनापति। अब क्या करते हैं जी, इधर दस्तक के पीछे लड़ाई जो हो जाती है। तो एक क्या होता है जी, इस दस्तक के चलते
तो अंग्रेज़ क्या करते, जो सिराजुद्दौला क्या करता है, जब ये अपनी फोर्ट विलियम अंग्रेज़ों ने कोलकाता के अंदर बनाया हुआ था, उस फोर्ट विलियम पे हमला कर देता है सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो जब अंग्रेज़ों फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला ने हमला किया तो वहाँ से अंग्रेज़ों को भगा दिया गया। तो उसमें से जितने भी अंग्रेज़ पकड़े गए तो उनको सभी को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उसमें से 400 प्लस कुछ लोग थे, जिनमें से सिर्फ अगले दिन 23 लोग बचे थे, जिसमें एक पर्सन था हॉल। तो इसी घटना को बोलते हैं हॉल ट्रेजेडी, क्योंकि 400 में से इतने लोग मरे और 23 बचे। तो इस हॉल ने जाके इंग्लैंड में अपनी पुस्तक में लिखा था इस घटना के बारे में, इसको हॉल ट्रेजेडी बोलते हैं। अब देखो जी, सिराजुद्दौला ने जब इसके ऊपर कब्जा किया तो जो इंग्लैंड के, जो कोलकाता के जो गवर्नर थे, उन्होंने अपनी मदद के लिए मद्रास से किसको बुलाया, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया कि कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम सिराजुद्दौला के द्वारा छीन लिया गया है, इसको वापस लेने के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इन्होंने आके क्या किया जी, यहाँ पे आके षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया। इस रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को धोखे से अपने साथ मिलाया और उकसाया कि सिराजुद्दौला को मैदान में ले आना, और वहाँ पे डेथ होती है। इसी तरह से प्लासी की लड़ाई जो होती है 1757 को, ये एक धोखे की लड़ाई थी, क्योंकि मीर जाफ़र ने जाके सिराजुद्दौला को उकसाया, भड़काया कि अंग्रेज़ दोबारा से कब्जा ले चुके हैं तो इसको भगाना है, दोबारा लड़ाई करते हैं। तो मैदान में जाके मीर जाफ़र था वो गद्दारी खेल गया, और इसी तरह से वहाँ पे सिराजुद्दौला मारा जाता है। अब सिराजुद्दौला मारा जाता है तो मीर जाफ़र को ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होते हैं, ये क्या कर देते हैं, इसको एक कठपुतली राजा बना देते हैं, नवाब बना देते हैं। और ये इसकी गुप्त संधि थी कि मुझे नवाब बनाया जाएगा बाद में सिराजुद्दौला के बाद। तो इसी तरह से इतनी लालच और हदें पार करने के बाद अंग्रेज़ों ने इतनी लालच इसके सामने रखी, काफ़ी चीज़ें, टैक्स फ्री ड्यूटी, काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे मीर जाफ़र के सामने इन्होंने ऐसी चीज़ें मांगी, जिससे मीर जाफ़र सिर्फ 3 साल राज किया। और ये अपनी इनकी लालच से इतना तंग आ गया कि इसने 1760 में गद्दी को छोड़ दिया, और उसने क्या किया, अपने दामाद मीर कासिम को इस गद्दी के ऊपर बिठाया। तो मीर कासिम को तो अंग्रेज़ों की लालच के बारे में पता था, तो इसने क्या किया जी, अपनी राजधानी ढाका से बदल के कहाँ पे ले गया, मुर्शिदाबाद में। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, तो उसको ध्यान से समझिए। उसके बाद मुर्शिदाबाद में जब ये ले गया तो वहाँ पे इसको ये भी, मीर कासिम को ये भी पता था कि अंग्रेज़ नवाब बना रहे हैं, तो अंग्रेज़ क्या करेंगे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, ये मुझसे लड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये अंग्रेज़ मॉडर्न तरीके से तैयार हैं और हम हथियारों तलवारों से लड़ रहे हैं, तो मुझे भी बंदूकों के कारखाने चाहिए। तो मुंगेर में मीर कासिम ने कारखाने लगवाए, 2 फ्रेंच ऑफिसर बुलाए और वहाँ पे अपनी सेना को मॉडर्न तरीके से संगठित किया और वहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार रहा। तो इसको पता था आने वाले टाइम में मुझे युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से अंग्रेज़ इतने की, और उसने क्या किया जी, जो दस्तक की जो इशू था दस्तक का, इसको ख़त्म करने की कोशिश की। इसने क्या किया जी, पूरे बाज़ार में हिंदुस्तान के जितने भी टैक्स दूसरे लोगों पे लगते थे उसको सभी को फ्री कर दिया। तो इस फ्री होने से तो दस्तक की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म होगी, क्योंकि टैक्स लगता तो अंग्रेज जो बाज़ार में तो दस्तक की वैल्यू होती, टैक्स तो अभी है ही नहीं। तो सभी व्यापारियों को फ़ायदा हुआ, जिससे दस्तक से अंग्रेज़ों को नुकसान हुआ। अंग्रेज़ों को वही चीज़ उतने में मिल रही है और जो दस्तक से सस्ती हो जाती थी। तो इन 2-3 चीज़ों से अंग्रेज़ इतने तंग हुए, तो इन्होंने क्या बोला कि मीर जाफ़र को दोबारा गद्दी पे उसको बिठाया गया और मीर कासिम को वहाँ से हटा दिया गया। तो मीर कासिम हटाने के बाद मीर कासिम से तो ये जो अंग्रेज़ थे इतने चिढ़ गए थे, क्योंकि पहले नंबर पे तो ढाका से राजधानी ले जाएगा, उससे भी तंग आए। दूसरे उसने बाद अंग्रेज़ ऑफिसर्स फ्रांस वालों को, क्योंकि फ्रांस से तो इनकी आपस में दुश्मनी थी ब्रिटेन की, तो उसके ऑफिसरों को बुला के सेना को संगठित किया। तो एक तो वो प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको मीर जाफ़र को दोबारा गद्दी पर हटाया और मीर कासिम को हटा दिया गया। तो मीर कासिम को इसकी लड़ाई का बदला लेने के लिए इसने क्या किया जी, अपने साथ पड़ते अवध के राजा सुजाउद्दीन दौला के पास चला गया, सुजाउद्दीन के पास चला गया। और वहाँ पे एक कहते हैं कि कारण वंश से मुग़ल बादशाह वहाँ पे बहादुर शाह भी आए हुए थे, जिसके कारण इन तीनों ने आपस में मिलकर राय बनाई और यहाँ से अंग्रेज़ों को मार भगाने की कोशिश की। तो ये क्या होती है, ये लड़ाई इस एक तरफ तीनों सेनाओं की और एक तरफ अंग्रेज़ों की सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इन तीनों सेनाओं की आपस में लड़ाई होती है, जिसको हम बोलते हैं बक्सर की लड़ाई। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में होती है। इस लड़ाई से ही
यहाँ से ही अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, क्योंकि इस लड़ाई में अंग्रेज़ जीत जाते हैं और जो सेनापति मैटरनिक्स होता है वो क्या करता है, इसको सभी को मीर कासिम को हरा देता है। और मीर कासिम को हराने के बाद तो फिर ये क्या करते हैं, अवध में यहाँ पे सहायक संधि लागू करते हैं और उसके बाद मुग़ल बादशाह के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आपको हमने इनवाइट नहीं किया था लड़ाई में, तो आपने हमें लड़ाई क्यों की, तो इसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। तो आप ऐसे करिए कि बंगाल को हमारे नाम पे लिख दीजिए, और इसके कारण ही इसी एक संधि को ही बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। तो आपको पूछा जाएगा इलाहाबाद की संधि किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा बहादुर शाह के साथ की गई थी, तो ये याद रखना है आपने, मुग़ल बादशाह के साथ। तो इसमें जब यहाँ पे अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स मिलते हैं, ये तीनों जगहें मिलती हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करने का काम अंग्रेज़ों के हाथ में आता है। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सा बंदोबस्त लगाया था, स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त लगाया गया। इसी स्थाई बंदोबस्त में इन्होंने क्या किया था जी, टैक्स इकट्ठा करने के लिए एक नई जो लोग थे जिनको ज़मींदार लोग बोलते हैं, उन ज़मींदार लोगों को ज़मीन दी गई और उनसे बोला गया कि हमें आपके इतने मतलब 100% है तो उसमें से हम 89% हमारा होगा और 11% आपका होगा। तो आप किसी मर्ज़ी से कैसे मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी भूमि को खेती करवाइए और किसानों को दें, और इससे हमें सिर्फ टैक्स चाहिए। तो इन्होंने स्थाई बंदोबस्त पहले यहाँ पे रॉबर्ट कॉर्नवालिस जो गवर्नर कॉर्नवालिस था उसने यहाँ पे लगाया था। तो ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे बात रखते हैं जी, तो अब देखना थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। 1764 से 1773 जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आ जाता, इन 6, 7, 8, 10 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सबसे अच्छा समृद्ध सूबा था बंगाल, उसमें इतनी की ही घूसखोरी कहते हैं कर दी कि इस लोग इतने तंग आ गए कि यहाँ पे 9 अकाल पड़ते हैं और यहाँ पे 2 करोड़ लोग मर जाते हैं, जिसके कारण इतनी भ्रष्ट कंपनी बन जाती है कि यहाँ पे इसकी कहते हैं गुप्त रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी गई और यहाँ पे बोला गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको कंट्रोल किया जाए कि, तो इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहला कानून बनाकर भेजा गया जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आई होप कि यहाँ से आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि मैंने जितना भी आपको समझाया प्लीज़ इसको ध्यान से समझें। ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल मसला आपको दोनों समझाने की कोशिश की है। तो उसके बाद देखिए जी, अंग्रेज़ों की 1700 ईस्वी में 20 सूबों में डिवाइड था, उसमें बंगाल सबसे समृद्ध था। बंगाल के ऊपर नवाबों का शासन हुआ करता था। उसके बाद औरंगजेब मुग़लों के समय अंतिम शिक्षित और शक्तिशाली राजा था। उसके बाद के राजा इतने काबिल नहीं थे कि वे अपनी सत्ता को अच्छी तरह से संभाल सकें और शासन अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। यहीं से जो अंग्रेज़ों के हाथों में शासन जाता है और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर इंडिया में होती है। तो यहीं से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जितने भी एक्ट पारित किए गए थे, यहीं से हमारे संविधान की स्टार्टिंग होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। ठीक है जी। तो देखिए जी, मुग़लों के स्वतंत्र होने की मुग़लों से स्वतंत्र होने के बाद शक्तिशाली राज्य जैसे अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, कर्नाटक, भरतपुर, ये सारे राज्य अलग अलग हो जाते हैं अंग्रेज़ों से, ये मुग़लों से, क्योंकि ये पहले औरंगजेब के अंडर में थे। तो औरंगजेब के बाद राजे ऐसे ही नहीं थे कि वो उसके अंडर रहें, तो इससे पहले वो आज़ाद हो जाते हैं, तो टैक्स भेजते नहीं हैं। तो 16वीं सदी में व्यापार करने आए थे और बंगाल में प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई युद्ध के बाद इन्होंने अंग्रेज़ों की जीत होने के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी बंगाल के शासन पर अपना शिकंजा कस लिया था और अपने शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के समय समय पर कई कानून पारित किए गए थे, जिससे ही भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी हैं, नींव पड़ती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा मैंने जो लिखा हुआ है। पहला कानून पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हम छोटी छोटी वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए जी, उसके बाद इस अधिनियम का अत्यधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये संविधान हमारे संविधान के लिए, हमारे संविधान से अकॉर्डिंग देखें तो ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है जी जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। तो देखिए जी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, जो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ पे बैठी है, यूके में, क्योंकि इन्होंने ही कंपनी बनाकर भेजी है। तो इसी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला कानून आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है जी। इसी एक्ट में क्या किया गया कि कार्य को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, क्योंकि ये जो आपको देखिए जी, पार्लियामेंट का शासन, कि पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग आपने चलना है। हम यूके में बैठ के आपको जो परमिशनें देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वही करेगी।
तो इस तरह का ये कानून था। इस कदम से कंपनी ने पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त की गई। तो देखिए जी, प्रशासनिक क्या है जी, प्रशासन तो एक कंपनी ने 3 राज्यों का 3 सूबों को जीता था, तो इसमें क्या प्रशासन रखना है और वहाँ पे कैसे राजनीति क्या थी कि इन्होंने उसके बाद हैदराबाद के नवाबों को हराया, उसके बाद टीपू सुल्तान, मराठे, फिर यहाँ पे पंजाब की तरफ, अवध की तरफ, ये फिर राजपूताना फैमिलीज, इस तरह से पूरे इंडिया को जीतते गए हैं। तो ये होते थे सारे राजनीतिक कार्य, तो इनको मान्यता मिल गई, ठीक है जी। अब वहाँ से एक केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। केंद्रीय शासन क्या जी, पहले तो शासन किसके अंडर जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। आपको बता दूं कि शासन पूरे 200 सालों का जो शासन है उसमें पहले 100 साल तो राज करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आए हैं। उसके बाद फिर ये जाएंगे हम सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के आखिरी के 100 साल हम किसके अंडर जाएंगे, क्राउन के अंडर, जो ब्रिटिश जो क्या राजा है उसके अंडर में। अंतिम 1857 के बाद हम उनके अंडर में चले जाएंगे सीधे। फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, सिर्फ एक पॉलिटिकल यहाँ पे इनके लिए एक सैनिक टुकड़ी हो गई है ब्रिटेन के लिए, ठीक है जी। तो पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करेगी, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, सभी राज्यों को जीतती है और सारी सत्ता जो छोटे छोटे राज्यों के पास थी उनके से छीन कर सारी सत्ता किसके पास आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आती है। तो इसको हम बोलते हैं केंद्रीकरण। सबसे पहले होगा केंद्रीयकरण, तो उसके बाद ये केंद्रीकरण जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको ख़त्म करके ये जो सारी सत्ता है ये अंग्रेज़ जो ब्रिटेन के अंदर बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट लेगी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर छोटे छोटे एक्ट पास करके फिर इंडिया में शासन प्रणाली को चलाने के लिए नए नए कानून पास करेगी, और इंडिया को के लोगों को सत्ता कैसे चलानी है इसके बारे में सिखाया जाएगा। अंतिम में 1947 में इंडिया को आज़ाद किया जाएगा और एक संविधान लिखने के लिए कहा जाएगा। उसी संविधान को हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए, भारत में जब ये आए थे तो इनकी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। ऐसे इंडिया था, ये थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये थी मद्रास और ये थी कोलकाता। तो कोलकाता पहली प्रेसिडेंसी थी जी। तो कोलकाता देखो, इन सभी तीनों प्रेसिडेंसियों में तीनों के गवर्नर हैं। इनमें कोलकाता की प्रेसिडेंसियों ने यहाँ पे इतनी ज़मीन जीत ली है। अब सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी कौन सी है, कोलकाता है। तो यहाँ पे गवर्नर जो था इसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नवाब बंगाल बना दिया गया, और इन दोनों गवर्नर को किसके अंडर कर दिया जाएगा, बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर, ठीक है जी, कोलकाता के अंदर कर दिया जाएगा। और बंगाल की विजय के बाद जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद दिया गया और दोनों प्रेसिडेंसियों को उसके अंडर कर दिया गया। तो इससे बंगाल, तो इसी तरह से पहले जो गवर्नर जनरल बनने वाले बंगाल के कौन थे, वारन हेस्टिंग्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं जी, उसके बाद इस एक्ट से कोलकाता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर जनरल है। अब देखिए जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना है, तो ये क्या करेंगे कि गवर्नर को बोलेंगे कि सारी रिपोर्ट हमें दी जाए। अब क्या पता गवर्नर सही रिपोर्ट देगा कि नहीं, तो इन्होंने क्या किया, गवर्नर के ऊपर एक बॉडी बना दी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त किसने किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इनका काम है सारी जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम कर रही है उसका सारी रिपोर्ट्स किसको देना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो गवर्नर के ऊपर सबसे बॉडी कौन सी है, ये है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये ऊंची बॉडी है, तो ये गवर्नर क्या करता है, यहाँ पे गलतियाँ नहीं कर सकता, ये उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो धीरे धीरे पावर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में लेनी है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो ये इस तरह से कानून बनाए गए थे। उसके बाद देखिए, इस एक्ट के दौरान प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसके गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए 4 मंत्री परिषद दिए गए। देखो जी, गवर्नर को सलाह देने के लिए 4 ऐसे मंत्री परिषद के 4 सदस्य हुए थे जो अपनी सत्ता का उपयोग करते थे संयुक्त रूप से, ठीक है जी, गवर्नर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस अधिनियम और अंतर्गत प्रेसिडेंसी में 1774 में 74 में एक क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। और अब देखिए, उच्चतम न्यायालय कौन था, हाई कोर्ट। पहला हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं कि कहाँ लगा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी उस टाइम पे बोल सकते हैं, तो ये था जी वहाँ पे कोलकाता के अंदर, ठीक है जी। तो इसमें 3 जज हुआ करते थे। तो एक मुख्य जज था जिसका नाम था सर एलिजा इम्फे, यहाँ पे इन नियाजी इम्फे है। उसके बाद 3 अदर जज थे, लेमेस्टर हाइड, जो ये थे, आप लूसेंट की बुक में देख लेना। उसके बाद देखिए, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के ने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। मैंने इसके पहले आपको बता दिया कि वो क्या करता था, कंपनी के सारे कार्यों को देखता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी
सारी राज्यसभा, सारी सैनिक शक्तियों, सारी चीज़ों को ब्रिटिश सरकार को इसकी रिपोर्ट देता था और गवर्नर को सारी रिपोर्ट किसको देनी होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोगों को। इस प्रकार से ये सारा काम चल रहा था। तो आज के लिए इतना ही बहुत है कि हम अगले लेक्चर में धीरे धीरे इन सभी को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत बड़ा है तो इसमें कम से कम काफ़ी लेक्चर, आपके 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर बन सकते हैं। तो हम धीरे धीरे सत्ता को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी। ज़्यादा लेक्चर बड़ा होता है तो देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो छोटा लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आप इसको एक कहानी के रूप में समझे तो अच्छा रहेगा, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको सारा एक बैकग्राउंड समझाने की कोशिश किया हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।